बाय माँ मैं निकल रही हूँ, और हाँ भूलना मत दोपहर के खाने से पहले दवाई जरूर खा लेना। कह अंकिता ऑफिस जाने के लिए निकली। तभी शारदा जी ने पीछे से आवाज लगाई, पकड़ो टिफिन, रोज भूल जाती हो, और हाँ पहुँचते ही फोन जरूर कर देना। मैं भूल भी जाऊँ तो क्या आप भूलने देती हैं माँ? पकड़ा ही देती हैं खाने का टिफिन, लाड दिखाते हुए अंकिता ने कहा। तो शारदा जी प्यार के साथ नसीहतें देने लगी कि वह कैंटीन में कुछ न खाए। हाँ हाँ नहीं खाऊंगी मेरी माँ, वैसे याद है ना शाम को 5 बजे आप तैयार रहना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यह बात अंकिता ने इशारों में कही तो शारदा जी ने भी इशारे में ही जवाब दे दिया कि वे तैयार रहेंगी। क्या इशारे हो रहे हैं दोनों के बीच? शारदा जी और अंकिता को इशारों में बात करते देख रोहन ने कहा, देख लो पापा, जरूर यहाँ सास बहू की साजिश चल रही है। रोहन की बातें सुन गोपाल जी भी हंसे बिना नहीं रह पाए, मगर रोहन तो अपनी माँ के पीछे ही पड़ गया, यह जानने के लिए कि इशारों में अंकिता ने उनसे क्या कहा है। यह हम सास बहू के बीच की बात है। प्यार में बेटे का कान खींचते हुए शारदा जी बोली। बेचारा रोहन बिना बात जाने ही ऑफिस चला गया। दोनों को ऑफिस भेजकर शारदा जी 2 कप चाय बनाकर लाई और फिर इत्मीनान से गोपाल जी के बगल में बैठकर चाय पीते हुए गोपाल जी को एकटक शारदा जी को देख देख कर मुस्कुराए जा रहे थे। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? शारदा जी ने शायराना अंदाज में पूछा तो उनकी हंसी छूट गई। कहने लगे, मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि तुम बिना अजीब हो। अरे बता देती बेचारे को कि तुम सास बहू का क्या प्रोग्राम है, लेकिन जो भी हो तुम सास बहू की बॉन्डिंग देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, वरना तो मेरा सास बहू के झगड़े सुन सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। हाल ही में मैं अखबार में एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था, सास से तंग आकर एक बहू 10वीं मंजिल से कूद गई, और जानती हो पहले उसने अपने 2.5 साल के बेटे को फेंका और फिर खुद कूद गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। सच कह रहा हूँ शारदा, यह पढ़कर मेरा तो दिल बैठ गया था। गोपाल जी की बातें सुनकर शारदा जी का भी दिल दहल गया। सोचो जरा उस इंसान पर क्या बीतती होगी जिसे ना तो माँ समझ पाती है और ना ही पत्नी। पिसता रहता है बेचारा माँ और पत्नी के बीच। सही कह रही हो आप। हमारे समाज में जब एक लड़की शादी के बाद अपना मैके छोड़कर, जहाँ उससे लगभग अपनी आधी जिंदगी पूरे हक के साथ गुजारनी होती है, ससुराल में कदम रखते ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगती है कि यहाँ सब उसे दिल से तो अपनाएंगे या नहीं, अपने परिवार का हिस्सा समझेंगे या नहीं। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बहू को आए भी कुछ दिन ही नहीं होते कि जिम्मेदारियों की टोकरी उसे पकड़ा दी जाती है, और उसे यह तो समझा दिया जाता है कि सास ससुर के साथ साथ ननद देवर और नाते रिश्तेदार का भी सम्मान देना होगा। लेकिन यह नहीं समझाया जाता कि आज से यह घर उसका भी है, और ससुराल में उसकी राय भी उतनी ही मान्य होगी जितनी घर के बाकी सदस्यों की। क्या एक बहू का ये अधिकार नहीं कि घर में हित के लिए जो भी फैसले किए जाए उसमें किसी की भी राय शामिल हो? क्यों सास को लगने लगता है कि बहू आते ही उनसे अपने बेटे को छीन लेती हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर ना करें वे अपने बेटे की शादी, रखें अपने आंचल में छुपाकर। अगर शादी के बाद बेटा अपने परिवार को कुछ बोल जाए तो सबको यही लगता है कि बीवी ने उसे सिखाया होगा उसे ऐसा बोलने के लिए, और यही झगड़े की जड़ है। हर बात के लिए बहू को ही दोषी ठहराया जाने लगता है, और तो और उसके मैके को भी नहीं छोड़ते लोग। कहते हुए शारदा जी की आंखें गीली हो गई, जो गोपाल जी से भी छुप नहीं पाई। वे समझ रहे थे कि आज शारदा जी के मन का गुबार निकल रहा है और वह यही सब बोल रही है जो उसके साथ हुआ। उन्हें भी तो याद है, कभी उनकी माँ ने शारदा को चैन से जीने नहीं दिया। बात बात पर ताने, उल्हाने, गाली गलौज, यहाँ तक कि थप्पड़ भी चला देती थी वे शारदा पर, और बेचारी रो रो कर रह जाती। लेकिन क्या कोई भी लड़की अपने मैके की बेइज्जती सहन कर सकती है भला? जब शारदा की सास उसके मैके के खिलाफ कुछ बोल देती तो उससे सहन नहीं होता और वह पलटकर जवाब दे देती। यह बात उसकी माँ की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर चली जाती। गरजते हुए कहती कि अगर फिर कभी शारदा जी ने कैंचे की तरह जबान चलाई तो उसे हमेशा के लिए उसके मैके भेज देंगी, क्योंकि उनके बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। बेचारे गोपाल जी भी क्या करते, खून का घूंट पीकर रह जाते, पर अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाते। अगर कुछ बोलते तो जोरू का गुलाम कहलाते। और पहले के जमाने में कहाँ बेटों को इतना हक होता था कि वह पत्नी की तरफदारी में कुछ बोल सके। मैंने तो पहले ही सोच लिया था गोपाल जी की जब मेरी बहू का गृह प्रवेश होगा तो मैं उसे सिर्फ कर्तव्यों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और कर्ज की टोकरी ही नहीं थमाऊंगी, वरना मैं उसके हक और अधिकारों का गुलदस्ता भी दूंगी, क्योंकि आखिर वह भी तो अपनी ससुराल में कुछ उम्मीदें लेकर आई है। और अगर हमारी बहू ही अच्छे विचार वाली नहीं आती, कैसे निभाती उससे?
गोपाल जी ने पूछा। अपने पति की बातों पर वो हंसी और फिर कहने लगी, मैंने यही सोचा था कि शायद मेरी बहू मेरे मन मुताबिक ना आए, लेकिन फिर भी मैं उससे निभाऊंगी। उसे इतना प्यार दूंगी कि वह मेरे रंग में रंग जाएगी। जानते हैं गोपाल जी, अगर एक औरत चाहे तो फिर चाहे वह सास हो या बहू, अपने रिश्तों को बिगाड़ भी सकती है, और चाहे तो अपने सूझबूझ से रिश्तों को कभी ना टूटने वाले पक्के धागे में पिरोकर भी रख सकती है। हर लड़की चाहती है कि वह एक अच्छी बहू बने, पर उसके लिए सास को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होती है। अगर घर में किसी फैसले में बहू की सहमति ना ले, उसे पराया समझे, तो वह हमें कितना प्यार देगी। उफ, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। घड़ी की तरफ देखते हुए शारदा जी ने कहा, आज आपको दुकान पर नहीं जाना क्या? सोच रहा हूँ आज ना जाऊँ, वैसे भी लेट हो गया और मंदी के कारण वैसे भी ग्राहक कम ही आते हैं। गोपाल जी ने कहा, उनका अपना कपड़े का व्यापार था, पर यह तो बताओ कि तुम सास बहू में क्या प्रोग्राम बनाया है, मुझे तो बता दो। वे बोले। गोपाल जी के पूछने पर पहले तो शारदा जी झूठे सच्चे बहाने बनाने लगी, पर जब उन्होंने जोर दिया तो बोली, आज हम सास बहू फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, कौन सी? पूछते हुए गोपाल जी की आंखें चमक उठी। अरे वह सनी देओल और मनीषा पटेल की नई फिल्म आई है ना, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, गदर 2, वही देखने जा रहे हैं। आज आप घर पर ही हैं तो ध्यान रखना घर का। अच्छा, तो अब तुम सास बहू फिल्म देखोगे और हम बाप बेटे खाना पकाएं, यही कहना चाहती हो ना? हाँ सही तो है, हंसते हुए शारदा जी बोली और फिर किचन की तरफ चली गई। अच्छा ठीक है, खाना हम बना लेंगे, पर एक कप चाय और पिला दो, गोपाल जी ने कहा तो शारदा जी बुनबुनाई, यह कहकर कि घर में रहते हो तो बराबर चाय बनवाकर परेशान करते रहते हो। जो भी हो, पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, जब अंकिता जैसी बहू हो। शादी के 5 साल हो गए, पर कभी उसने शारदा जी को यह एहसास नहीं दिलवाया कि वह उनकी बहू है। आस पड़ोस नाते रिश्तेदार इन दोनों के रिश्ते को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और कहते कि क्या सास बहू भी कभी ऐसे एक साथ इतने खुश रह सकते हैं। लगता ही नहीं है कि दोनों सास बहू हैं। अंकिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी करती थी, और वहीं उसकी मुलाकात रोहन से हुई, जो जान पहचान के बाद दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। 2 साल तक वो रोक टोक उनका प्यार चलता रहा और फिर दोनों परिवारों की सहमति से विवाह के बंधन में बंध गए। वैसे तो बचपन से ही अंकिता को सास नाम के प्राणी से डर लगता था, क्योंकि उसके जहन में एक हुआ सा बैठ गया था कि सास और बहू में कभी नहीं पटती, क्योंकि उसने अपने घर में भी तो अपने आए दिन अपनी माँ और अपनी दादी को लड़ते झगड़ते ही देखा था। ज्यों त्यों वह बड़ी हो गई, दादी और माँ की लड़ाइयाँ और बढ़ती चली गई। उसे याद है जब उसकी माँ और दादी में झगड़ा होता तो उसके पापा किसी एक की तरफदारी करते तो दूसरे का मुंह फूल जाता। हालात ये हो गए थे कि फिर उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। जब भी दोनों में झगड़ा होता, अंकिता के पापा घर से बाहर निकल जाते। नाते रिश्तेदार और आस पड़ोस में तो आए दिन सास बहू के झगड़े सुनते देखकर घबरा सी जाती। उसे याद है जब पड़ोस की सोनम बुआ की बहू ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली थी, तभी यह सुनकर अंकिता की रूह कांप गई थी। वैसे हल्ला तो यही हुआ था कि उसकी सास ने ही उसे जलाकर मार डाला है। कोई सबूत न मिलने के कारण कुछ सजा नहीं हो पाई थी तो वे बच गई थी, मगर मारा तो उसे उसकी सास नहीं था, क्योंकि उनकी बहू तो गाय समान सीधी थी। ऐसा अंकिता की दादी कहा करती थी। अंकिता की दादी भी किसी सांप नाथ से कम नहीं थी, और माँ तो नागनाथ ही थी, क्योंकि दादी एक सुनाती तो माँ 1000 सुना डालती। खैर, एक दिन अंकिता की दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन आश्चर्य तो ये तब हुआ जब दादी की तेहरी पर मोहल्ले की औरतों के सामने घड़ियाली आंसू बहाती हुई अंकिता की माँ किरण जी कहने लगी कि उनकी सास नहीं माँ थी उनकी। जाने अब वे उनके बगैर कैसे जी पाएंगी। मन तो हुआ अंकिता का कि कह दें कि क्यों झूठे आंसू बहा रही हैं माँ, कब तुमने दादी को माँ माना, मगर यह चुप रही। सास बहू के झगड़े सुनकर देखकर अंकिता का तो शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। जब कभी उसकी शादी की बात चलती वह सिहर जाती, सोचती जाने कैसी ससुराल मिलेगी। अगर उसकी सास भी सोनम बुआ जैसी निकली या फिर उनकी माँ के गुण उसमें आ गए। वो कई सवाल उसके मन को डराते रहते थे। अपने मन का डर उसने रोहन को भी बताया, जिसे सुन उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। किसी तरह अपनी हंसी रोककर कहने लगा, हाँ मेरी माँ सच में हीरोइन है। सोच लो, अब भी समय है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पागल, मेरी माँ पुराने जमाने की सास नहीं है, तुम्हें उनसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। रोहन की बातों ने उसका डर जरा सा कम कर दिया था, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया था। अब भी सास को लेकर दिल में किसी कोने में डर बैठा हुआ था। विदाई के वक्त बड़े प्यार से किरण जी ने अपनी बेटी के कान में फूंकते हुए समझाया था, देख बिटिया, सास को कभी माँ समझने की भूल मत करना, क्योंकि सास चुड़ैल का दूसरा रूप होती है। देखा नहीं अपनी दादी को माँ जी कहकर उसे सिर पर मत चढ़ा लेना।
पैरों में तेल मालिश वालिश की आदत तो बिल्कुल मत डालना, मरते दम तक तुम ये सेवा करती रहोगी। सबसे बड़ी बात, पति को अपनी मुट्ठी में रखना और उसके कमाए पैसों को भी। अपनी कमाई तो उसे छूने भी मत देना। एक बार मुंह को खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है। समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? अपनी माँ की कुछ बातों को तो उसने नजरअंदाज कर दिया तो कुछ को नहीं। ससुराल में जब अंकिता ने पहला कदम रखा तो सबसे पहला उसका सामना शारदा जी यानी अपनी सास से हुआ। उनका भरा हुआ रोबीला चेहरा, लंबा चर्बी से भरा शरीर देखकर ही वह डर गई। लगा जैसे नाम वैसा ही रूप, और जिस तरह वे आत्मविश्वास से भरी आवाज में बातें करती, अंकिता कांप जाती। वह समझ गई कि उसका वही हाल होने वाला है जो और बेचारी बहुओं का होता आया है। मगर हफ्ता 10 दिन में ही वह जान गई, यथा नाम तथा गुण वाली कहावत शारदा जी पर कहीं भी लागू नहीं होती। तेज तर्रार कैंची की तरह जुबान और सांसों वाला रोब जरा भी नहीं था उनके पास। एक रोज जब अपनी माँ को याद करके रोने लगी तो उसकी सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि वह उसे सास नहीं माँ समझे, और जब मन हो जाकर अपनी माँ से मिलाए। किसी बात की रोक टोक नहीं है यहाँ उस पर, क्योंकि यहाँ उसका भी घर है। जैसे उनके लिए उनकी बेटी है वैसे ही बहू भी। और सिर्फ कहा ही नहीं, शारदा जी ने ये सब कर भी दिखाया, क्योंकि अंकिता को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया। अगर अंकिता से कोई गलती हो जाती तो एक माँ की तरह बड़े प्यार से उसे सिखाने का प्रयास करती। पाक कला में तो उसकी सास ने ही उसे माहिर कर दिया था, वरना एक मैगी और अंडा उबालने के सिवा उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। लेकिन अभी शारदा जी ने उसे इस बात के लिए ताना उल्हाना नहीं मारा, बल्कि बोलने वालों का भी यह कहकर मुंह चुप करा दिया कि आज की लड़कियां चांद पर पहुंच चुकी हैं। पर अफसोस की बेचारी सोच आज भी वहीं के वहीं है, क्योंकि हमें बहू स्वर्ण गुण संपन्न चाहिए, क्योंकि हम सास भी हैं सब गुण संपन्न, और यही उम्मीद हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं लगाते। फिर क्या मजाल जो कोई अंकिता के बारे में कुछ बोल दे। उस दिन शारदा जी की बातें सुनकर दिल से अंकिता ने अपनी सास को माँ समझा और सोच लिया कि वह कैसा रिश्ता निभाएगी अपनी सास से। कभी शारदा जी ने यह नहीं जताया कि रोहन उनका बेटा है तो रोहन पर पहला अधिकार भी उनका ही है, और न ही कभी अंकिता ने ऐसा जताया कि अब उसके पति पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। जब कभी बेटे बहू में किसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती तो शारदा जी बहू का ही साथ देती। इससे अंकिता के मन में शारदा जी के प्रति और ज्यादा सम्मान बढ़ जाता था। धीरे धीरे वह अपनी सास के और ज्यादा करीब आने लगी, पूरी तरह से खुलने लगी। उनके साथ कोई भी काम होता वह शारदा जी से पूछकर ही करती। जरा सा भय था सास को लेकर, वह भी दूर हो चुका था। लोग कहते हैं अच्छी बहू बनना और सूरज पर जाना एक ही बात है, लेकिन अगर मैं एक अच्छी बेटी हूँ तो एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती। माँ दादी को मैंने हमेशा लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन गलती सिर्फ दादी की ही नहीं होती थी। माँ चाहती तो सास बहू के रिश्ते को संवार सकती थी, पर उन्होंने और बिगाड़ा रिश्तों को। मुझे भी उन्होंने वही सिखाया सास के प्रति, पर मैं उनकी बातों पर नहीं गई, क्योंकि मैं जानती थी कि सामने वाला मुझे वही देगा जो मैं उसे दूंगी। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। शादी के बाद एक लड़की का रिश्ता सिर्फ उसके पति से ही नहीं जुड़ता, बल्कि ससुराल के बाकी सभी सदस्यों से एक खास रिश्ता बन जाता है। यह बात क्यों नहीं समझती लड़कियां? अगर अपने घर का माहौल हमेशा अच्छा और खुशी भरा रखना है तो मुझे अपनी माँ की बातें भूलनी होंगी। और फिर सिर्फ पति पत्नी से ही 7 वचन क्यों, सास बहू के भी कुछ न कुछ वचन में बन जाने चाहिए, ताकि जीवन सुख में बीत सके। अपने आप से ही कहती अंकिता उसी दिन ठान लिया था अंकिता ने कि सास बहू भी कुछ वचनों में बंधेंगी और अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगी, अनोखा रिश्ता। अब अंकिता अपनी सास की हर पसंद नापसंद को जानने समझने लगी थी। चाहे शॉपिंग पर जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, या घर में बैठकर सास बहू वाला सीरियल देखना हो, दोनों साथ में देखती। अब तो अंकिता ने शारदा जी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लैपटॉप, यहाँ तक कि कार चलाना भी सिखा दिया था। सबके ऑफिस चले जाने के बाद शारदा जी घर में बोर न हो, इसीलिए उसने जबरदस्ती उन्हें किट्टी भी ज्वाइन करा दी। शुरू में उन्हें अजीब लग रहा था, पर फिर मजा आने लगा। अब वे भी अपनी बहू के साथ जाकर और औरतों की तरह स्टाइलिश कपड़े खरीद लाती। वजन भी बहुत कम कर लिया था। आखिर दोनों सास बहू रोज वॉक पर भी जाती थी। उनके हल्के शरीर को देखकर वह बहुत खुश होती थी। उसका सारा श्रेय देती अपनी बहू को, जिसके कारण उनमें इतना ज्यादा बदलाव आया था, वरना वे 5 गज की साड़ी में ही लिपटी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन चुटकी लेते हुए गोपाल जी ने कहा कि कहीं तुम 0 फिगर साइज वाली करीना न बन जाओ। फिर मेरा क्या होगा मेरी जान? हाँ, बनूंगी ही। आपको क्यों जलन हो रही है? शारदा जी बोली। अरे मैं क्यों जलने लगा भाई, अच्छा है बन जाओ करीना की तरह, मेरे लिए तो और भी अच्छा है ना। वरना तो ट्रक के साथ आधे से ज्यादा उम्र बीत ही गई मेरी, कहकर गोपाल जी हंस पड़े। पर शारदा जी बड़बड़ा उठी। दोनों की इस तरह की नोकझोंक देख अंकिता और रोहन हंस पड़े।
एक दिन जब अंकिता ने अपने लिए जीन्स और टी शर्ट खरीदी तो शारदा जी के लिए भी खरीद लाई। वैसे रोहन ने मना किया था कि मत खरीदो, माँ नहीं पहनेगी, पर वह ले ही आई। अरे यह क्या ले आई बहू? नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे, और मेरी उम्र तो देखो। जींस व टी शर्ट एक तरफ रखते हुए शारदा जी ने कहा, उम्र क्यों नहीं है अभी? आपकी उम्र ही क्या है माँ? लगता है आप 50 की हैं। लोगों की परवाह ना करें, बस वही पहनिए जो आपको अच्छा लगता है, और मुझे पता है आपका जींस पहनने का मन है, आप यह जरूर पहनेंगी। हुक्म सुनाकर अंकिता फ्रेश होने चली गई। शारदा जी उसे जाता हुआ देखकर सोचने लगी, यह कैसा अनोखा रिश्ता है उनका। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना।